लवण का निर्माण होता है। क्या बनता? लवण बनता है। मिलते हैं तब। कैसे बनते हैं? लवण बनेगा। लवण किससे बनता है? आयनों से। आयन दो प्रकार के होंगे, एक धनायन बनेगा, एक ऋणायन बनेगा। तो जो ये है, जो आयनों से बने हुए इनके अंदर हम कहेंगे इनको आयनिक यौगिक। क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक। आयन में एक प्लस का एक माइनस में, तो इसके दोनों प्लस माइनस विपरीत ध्रुवों के बीच में एक आकर्षण होता है। इसको कहते हैं अपन स्थिर विद्युत आकर्षण। स्थिर विद्युत आकर्षण बल। आकर्षण बल। तो यदि आयनिक यौगिकों के अंदर आयन बनते हैं और प्लस माइनस ऋणायन और धनायन बहुत सारे होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो होता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल, या फिर आयनिक आकर्षण बल बोल दो, वही बात है। तो ये बल बहुत ही प्रबल होता है। इन प्रबल होने के कारण इनके जो गलनांक है वो उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक। इस तरह के ये प्रश्न आते हैं। कठोर क्यों होते हैं तो ये भी अपन इससे समझाएंगे। अब मैंने ये बनते कैसे? तो धातु और अधातु ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेंगे। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करेंगे। इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे? स्थानांतरण। कौन से इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जो शब्द संयोजी आया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो उससे पहले अपन जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे सोडियम। सोडियम का एक पहले के अंदर इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, इसमें एक। सोडियम का परमाणु क्रमांक Z बराबर क्या उतना है? 11 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक 9th में पढ़ा होगा, कोर्स नंबर 1 KL M N। इनका N यानी कोर्स नंबर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर तक आपने कक्षा में पढ़ा होगा 9th में। तो Z बराबर 11 है तो पहले कोर्स में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में आएंगे 8, तीसरे में 1। तो यहाँ पे 8 में बना देता हूं। और सबसे जो बाहरी है, सबसे बाह्यतम कोष है, उसमें अकेला 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये है इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका? सोडियम का। सोडियम के अंदर कितने हैं? 11 परमाणु क्रमांक है, तो 11 ही इसमें प्रोटॉन है। 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होते हैं। तो 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का आवेश है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। तो ये माइनस में होता है। वैसे कि वैसे जो हाइड्रोजन प्लस है, यानी प्रोटॉन के ऊपर प्लस का आवेश हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये ऋणावेशित होते हैं, ये धनावेश होते हैं। मूल रूप में आवेश ये है कि ऋणायन पर इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, पोटेशियम ये प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो 11 प्लस के है, 11 माइनस के, जो ओवरऑल जो सोडियम पर जो आवेश है वो कितना हो जाएगा? 0। भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, तो वो 0 यानी क्या हो जाएगा? उदासीन परमाणु है। परमाणु इसीलिए उदासीन रहता है
जितने भी परमाणु सारे के सारे उदासीन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर रहती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो ये उदासीन है। अब इसमें से यदि एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। भाई पहले 10 प्रोटॉन थे, नहीं 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन माना कि चला गया तो इलेक्ट्रॉन तो बचे पीछे 10 और प्रोटॉन बचे 11, तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो जाएगा। क्यों? 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को उदासीन कर दिया तो पीछे बच गया एक प्रोटॉन, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर एक आवेश आ जाएगा प्लस का। यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो +2 आ जाएगा, 3 निकलते हैं तो +3 होते। अब इलेक्ट्रॉन निकलते कौन से हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है तो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? सबसे बाहरी कोष में, सबसे बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये इसका पहला कोष, ये दूसरा, ये तीसरा, तो आउटर मोस्ट सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी कोष है, उसको कहते हैं अपन संयोजी कोष कहते हैं। क्या कहेंगे? संयोजी कोष। संयोजी कोष। और संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं अपन संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हैं सबसे बाहरतम कोष या सबसे बाहरी कोष होता है जो परमाणु का, उसको अपन कहते हैं संयोजी कोष। और सबसे बाहरी कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं अपन संयोजी इलेक्ट्रॉन। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। प्रश्न ये कई बार पूछा था, रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये वाला, जैसे ये अंदर वाले तो पैक है पूरे। अब इसमें एक आता है अष्टक नियम, स्थायी अष्टक। जो अष्टक होते हैं, अष्टक मतलब 8 का समूह। यदि बाहरी कोष के अंदर यदि 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने? 8 का ग्रुप बना रखा है, तो वो परमाणु स्थायी रहता है, वो अभिक्रिया में बहुत 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 कम भाग लेता है। तो जितने भी परमाणु हैं उनकी एक कोशिश रहती है, उनकी एक टेंडेंसी रहती है कि हमको बाहरी कोष को या तो पूरा भर दो, जिसकी क्षमता है 8 है, 18 है या 10 की है, जितनी भी है वो पूरी क्षमता भर दे, कोष को पूर्ण कर दे। नहीं तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो उसको कहते हैं अष्टक नियम। तो परमाणु अपनी कोशिश में लगा रहता है कि जो ले देकर, या तो लेकर या देकर, या तो किसी को इलेक्ट्रॉन उधार दे दे या किसी से ले ले, तो कुल मिला के वो अपने अष्टक को पूर्ण करना चाहता है। जैसे आप के पास में 10-10 के 99 यानी 99 नोट है, तो आपकी कोशिश रहेगी कि मैं पूरे 100 की गड्डी बना लूं। समझ आ रही है बात? तो एक इनकी भी टेंडेंसी है कि या तो अपना जो अष्टक है वो पूर्ण करें, अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा है, अपने पास एक्स्ट्रा पड़ा है, तो वो किसी और को दे दे। अपन इसको भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब ये जो KLMN कोष है, इनके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसका एक सूत्र होता है। उस सूत्र को अपन कहेंगे, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n²। क्या होता है? 2n²। यहाँ पर n है कोष की संख्या, ये K का 1 है, L का 2 है, M का 3 है, L का 4 है। तो अपन K बराबर 1 के अंदर अपन यदि ये सूत्र लगाते हैं तो 2n बराबर 1 आ गया का स्क्वायर,
2 इलेक्ट्रॉन। तो K के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। इसी प्रकार L बराबर 2 है, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी प्रकार M बराबर 3 है, तो 2n का स्क्वायर करेंगे तो 2n का मान रखेंगे अपन 3, ये 3 तेरी 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से आप निकालना n वाला, n का मान 4 है, तो 4 सौ 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और 16 का डबल 32, इसका उत्तर आएगा 32 इलेक्ट्रॉन। ये इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने की संभावना है, जरूरी नहीं है सारे के भरे। तो ये था, ये समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कैसे क्या होता है, ये 9th का टॉपिक था, थोड़ा समझ लेना। अब हम पदार्थों का निर्माण करते हैं, कैसे होगा, धातु और अधातु की अभिक्रिया में किस तरह से ये पढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा अपन इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वो देख लो। तो अपन पहले बना लेते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है, सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताओ। सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सोडियम का Z यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। वही मैंने बताया था, सोडियम के आंतरिक कक्ष में ये इसमें कितने हो गए? 8, और सबसे बाहरी कोष में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना लेता। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है? अकेला है। इसकी कोशिश रहती है कि मैं स्थायी हो जाऊं, तो या तो इसमें बाहरी कोष में मैंने कहा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने इसको, तो 7 कहीं से लाए, या फिर इसको भी दे दे, एक फेफड़ा है दे दो। सुना रही बात? या तो 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाए, तो इसके एक पहले से बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 7 आएंगे तो कितने हो जाएगा? 8। नहीं तो अकेला है, इसको बेच दो, इसको उधार दे दो। तो ये क्या करता है, अकेले को दे दिया किसी को, तो माइनस 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो सोडियम बचता है 2, कितने हो गए? 3 से 2, 8। अब यहाँ से एक इसमें देखेंगे 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 11 तो रहे प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन है वो कितने रह गए? 10 रहने के ऊपर यहाँ पे आ गया Na+। तो ये तो है उदासीन, और यहाँ पे Na+, यानी धनायन का निर्माण हो जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं, जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन दान देता है तो वो धनायन बनाता है। धातु है, इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? दान करते हैं, और क्या बनाएंगे? धनायन बनाएंगे। और अधातु है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाएंगे?
ऋणायन, ऋणायन यानी प्लस, ऋणायन यानी माइनस। तो अपन ये कह सकते हैं अंतर धातु है वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते, दूसरों को दे देते। उसके पास में अपने कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कौन से? संयोजी। बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन बच्चे कुछ होते हैं, किसी के अंदर एक है तो एक दे दिया, दो है तो दो दे दिया। और इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन या इसी जो दान करते हैं, दो दान कर रहा है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। और ये किसका निर्धारण करते हैं? संयोजकता का। संयोजकता अपन कहते हैं संयोजकता इसकी +2 है, इसकी -2 है, इसकी +1 है, +2 है। तो वो संयोजकता इस संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, यानी वो कितनी क्षमता है इलेक्ट्रॉन दान करने की। किसी के पास बाहरी कोश में एक है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, जो आवर्त सारणी में पढ़ा होगा पहला वर्ग है, उसके अंदर सभी में +1 संयोजकता होती क्योंकि उसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो दान दे देता है। दूसरा समूह है, उसकी बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रहती है, तो उनकी संयोजकता 2 हो जाती है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये सोडियम प्लस। इसी तरह से अपन धातु के बिंदु संरचना से अपन देखेंगे क्लोरीन का निर्माण, Cl- का निर्माण, यानी ऋणायन का निर्माण कैसे करती है। ये क्या है? अधातु है, क्लोरीन है अधातु। तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 17। ये क्लोरीन है। अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में 8। तो 2 K में 8 10 में बराबर कुल 17। तो बाहर वाले में कितने? 1 2 3 4 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7। तो मैंने कहा था अष्टक नियम के हिसाब से ये कोशिश में रहेगा क्लोरीन की, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से जुगाड़ बिठा दूंगे तो वो इस सोडियम का जो ये इलेक्ट्रॉन निकला था, ये वाले को बुला देता है कि आ दोस्ती कर ले, तो वो एक यहाँ आ जाएगा। वो जैसे यहाँ आता है तो इलेक्ट्रॉन Cl- बन जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो Cl- में ऐसा का चित्र बनेगा, आप यहाँ लाके घुसा देना है। तो यहाँ पे 17 तो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 18। एक इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, Cl-। अब ये Cl- और ये Na+ मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं? NaCl का निर्माण कर देते हैं। इसका निर्माण कर देते हैं, NaCl का निर्माण। ओके, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, Na+ Cl-, इसके बीच में विद्युत आकर्षण बल हो गया और NaCl का निर्माण हो गया। एक और एग्जांपल देख लो आप। आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। एक और N2O का निर्माण या MgO का। MgCl2 का निर्माण, मैग्नीशियम 2 अलग अलग ले लो, क्लोरीन चित्र आप बना सकते हैं। इसका मैं डायरेक्ट मैग्नीशियम 12
2 8 2 KLM। इसका आपको वही पता था 2 8 7 2 8 7। तो इसका जो ये बायटम कोष के 2 इलेक्ट्रॉन है वो ये क्या देगा -2 इलेक्ट्रॉन। तो किसका निर्माण हो गया Mg+2। पीछे इलेक्ट्रॉन विन्यास कितने रहे 2 और 8। इसने अपना बायतम कोष है वो पूरा गायब कर लिया। ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये भी लेता है और Cl- बनाता है। एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, तो क्या हो जाएगा Mg+2 2 Cl के MgCl2 का निर्माण हो गया। ये सारे के सारे क्या है आयनिक यौगिक है, क्योंकि ये किससे बने होते हैं आयनिक आयनों के कारण बनते हैं, एक धनायन से एक ऋणायन से। अब इनके जो गुणधर्म है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, इस पे कोई छोटा मोटा क्वेश्चन जरूर बनता है। पहला, आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं। पहले क्या होता है ये ठोस, थोड़े से कठोर और भंगुर, यानी बाहर देने पर पीटने पर वो बिखर जाता है। जैसे नमक है वो क्रिस्टलीय रूप में होते हैं, उसको अपन प्रेस करते हैं तो वो बिखर जाता है। ठोस होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इसके बीच में ऋणायन तथा धनायनों के बीच में एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल कारण होता है, जिसके आपस में एक क्रिस्टलीय जालक के बीच में ये बंधे रहते हैं, उसके कारण ये ठोस अवस्था में रहते हैं। दूसरा, इसी में कुछ गलनांक होते हैं इनके, या मैं ऐसा कहूं कुछ कथनांक होते हैं। इनके गलनांक और कथनांक है वो अधिक होते हैं। क्यों होते हैं? कारण वही स्थिर विद्युत आकर्षण बल। तो इनमें जो ऋणायन होते हैं इनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बलों के कारण ये इनका गलनांक है वो ज्यादा रहता है। तीसरा है घुलनशीलता इसकी जल में घुलनशील, जैसे नमक है वो जल में घुलता है, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में, बट केरोसिन या पेट्रोल में अविलेय यानी घुलनशील नहीं है। चौथा है विद्युत की चालकता। विद्युत चालकता, इसका भी जो केस बनेगा फर्स्ट ए, ठोस। यदि नमक ठोस है तो वो विद्युत का चालन नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा कुचालक हो जाएगा। विलयन, नमक का विलयन है पानी में घोला हुआ है तो वो विलयन है वो सुचालक रहेगा। क्यों रहेगा? इसमें मुक्त आयन के कारण, मुक्त आयनों के कारण विद्युत का प्रभाव होता है। ये प्रश्न आता है। ठोस आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन विलयन में सुचालक होते हैं। कारण स्पष्ट करो। कारण, जब आयनिक पदार्थ ठोस
रूप में होता है तो उसके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण वो मुक्त आयन नहीं प्रदान करता है। लेकिन जब उसको विलयन में घोला जाता है, अब विलयन के बात बता रहा हूँ, लेकिन विलयन अवस्था में या विलयन में घोलने पर आयनिक यौगिक अपने आयनों में टूट जाते हैं, एक धनायन एक ऋणायन, तो उन मुक्त आयनों के कारण विद्युत का प्रवाह होता है। तीसरा है गलित अवस्था में। किसी जैसे नमक है, नमक को बहुत मैंने कहा उच्च गलनांक होता है, लेकिन उतना भी मैंने आग लगा दी, उतना उच्च तापमान पर गर्म किया तो वो गलित नमक आ गया, नमक यानी सोडियम क्लोराइड। गलित अवस्था में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चालक रहेगा। इसका कारण ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का चालक होता है। क्यों, समझाओ, समझाना वही है, मैंने कहा मुक्त इलेक्ट्रॉन कह दो या मुक्त आयन है, जहां जहां पे मुक्त आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वह विद्युत धारा प्रवाहित होगी ढलढलेरे से। लेकिन यदि मुक्त आयन नहीं है तो नहीं होगी। तो ठोस का वही कारण है, इसमें मुक्त आयन नहीं होने के कारण है वो विद्युत का चालक नहीं होता है। लेकिन गलित अवस्था में क्या रहेगा, जैसे ही अपन इसको बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो गर्म करने के बीच कारण इनके बीच में जो ये बल होता है विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल है या फिर आयनिक बल है, वो दुर्बल पड़ जाता है, टूट जाता है। टूटने के कारण इनके जो आयन है, ऋणायन और धनायन है, वो थोड़े थोड़े बिखर जाते हैं और उसी समय यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो सुचालक रहता है। गलित अवस्था में ठोस है ये, आयनिक है ये, सुचालक बन जाते हैं। तो ये था आपका टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कल हम इसी का लास्ट पार्ट है, उसमें अपन पढ़ेंगे इससे आगे, उसमें से भी आते हैं धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, क्या है धातु में सक्रियता श्रेणी के हिसाब से, उसमें अपन कुछ टॉपिक है वो